पहला लिखना फर्स्ट कैपेसिटर में पहले टॉपिक लिख लेना कुछ जो हमने बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी कंडक्टर मतलब कि कोई कंडक्टर बॉडी है तो कुछ कंडीशन समझना फॉर अ कंडक्टर, फॉर दी कंडक्टर। अब लिखना कुछ कंडीशन है समझना, क्योंकि कंडक्टर पे ही चलेंगे। कंडक्टर क्या होता है क्या होता है कंडक्टर पे हमने बताया था कि आपको प्रॉपर मटेरियल 3 तरह से पढ़ाया था। इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, सुपर कंडक्टर हो गया ना, रेजिस्टेंस जैसे हो सेमी कंडक्टर हो गया, वो टाइप्स आपको पढ़ाया गया था। इंसुलेटर हो गया तो जैसे आपको रेजिस्टेशन मतलब रेजिस्टेंस, जैसे इंसुलेटर का क्या है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। अप्रॉक्सीमेटली आप कितना लेते हो, आर की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, मतलब इतना हाई रेजिस्टेंस होता है कि आप उसको रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का मतलब जो अलाउ करे फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, बेसिकली अगर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होता है, उसके सरफेस पे जाके प्रोड्यूस होता है, मतलब सारे चार्ज यहीं पे जाके इकट्ठा होंगे। किसी भी कंडक्टर बॉडी पे किसी भी तरह का मटेरियल हो तो इसके इन साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो अगर बात करेंगे। और पोटेंशियल, पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। ये बात समझना कि पोटेंशियल क्या होना, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मैटर। अब इस पूरे मैटर पे आपको पोटेंशियल बराबर होना है और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी ई वो जीरो होगी इनसाइड। इनसाइड, आउटर साइड में तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि आपको पता है अगर सरफेस पे चार्ज है तो चार्ज की डायग्राम आप देखो किसमें, परपेंडिकुलर आउटरवर्ड में जाएगा। इस डायरेक्शन में आप देखोगे ये भी परपेंडिकुलर आउटरवर्ड में जाएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आउटरवर्ड्स में निकलेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री में बताएगा तो एरिया, तो फ्लक्स कितना होगा, ये सारी कंडीशंस हैं। तो 4 कंडीशन से आप नोट करना। पहला फर्स्ट, हाँ इसको बना लो, कैपेसिटेंस। आप पहला पॉइंट लिखना फर्स्ट में, लिखना द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स in electrostatics the conductor is a material, in electrostatics the conductor is a material which allow to flow the which allow to flow the charge, which allow to flow the charge from the conductor या one conductor to another conductor, one conductor to another conductor या one material to another material, अगर वो कंडक्टर है तभी वो अलाउ करता है। तो ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, आप सब जानते हो कि सभी मेटल, जितने मेटल आएंगे, आयरन हो गया, निकिल हो गया, सब कौन से हैं, गुड कंडक्टर। ठीक है, आप उनमें देखोगे तो हमने कहा कि अगर कंडक्टर है तो पहली कंडीशंस लिखना, फर्स्ट लिखना इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट कंडीशंस लिखना इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली कंडीशंस आप लिख लेना बच्चों, जो अभी जुड़े हैं इन सब में देखना, कंडक्टर पहले टॉपिक ही लिखना, फर्स्ट पॉइंट ही है, उसको नोट डाउन करना। ठीक है, तो फर्स्ट लिखना इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। पहली बात है, हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में बात है, अगर ये देखो आपका ये कंडक्टर है, इस पे दो कंपोनेंट है, हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में फ्लो करता है हमेशा। पोटेंशियल कहाँ से जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ से फ्लो करेगा। अब इस कंडीशंस पे अगर आप देखोगे इसके बीच में, तो यहाँ पे कौन सा जनरेट होगा, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इसके बीच में जितना इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उतना है पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। अगर ये कंडक्टर हुआ, क्योंकि कैपेसिटर बनाना है इसी की फॉर्मेशन से बनाएंगे, तो इसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। तो कंडक्टर के इन साइड में, अभी वही मैं समझा भी रहा था आपको, इन साइड में आपका क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला ये बना लेना, डायग्राम बना लेना। आउटर पे आपको फ्लो करते हुए ऐसे दिखाई देगा, ये आउटर इनर पोर्शंस में इस डायरेक्शन में जाता है, नेट फ्लो होगा। दूसरा बन गया सबका। सेकंड पॉइंट लिखना, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंडक्टर, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंडक्टर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो यहाँ पे अगर आपको देखो ऐसे परपेंडिकुलर हमें से दिखाएगा, अगर निगेटिव है तो इस पे इनसाइड दिखाएगा, जाती हुई लाइन दिखाएगी, अगर पॉजिटिव होगा तो आउटसाइड में इसे जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसके इनसाइड पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने कहा कि इन द कंडक्टर द आउटर सरफेस या द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोज, फिर से इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंडक्टर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंडक्टर सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, so electric field line perpendicular to the surface, inside the electric field intensity will be 0, inside electric field intensity will be 0 and potential intensity will be 0 and potential is a constant, the potential is the constant। अब दो कंडीशन है, अब यहाँ समझो, हमने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखाऊं या इस डायरेक्शन में सरफेस चार्ज डेंसिटी आप दिखाओगे तो दो है, इन्वर्ट आ रही है सारी चीजें, तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी इस पोजीशंस पे ग्रेटर देन 0 और इस पोजीशंस पे लेस देन 0। अगर नेगेटिव है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लेस देन 0 लिख रहे हो, पॉजिटिव है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0, क्योंकि गाउस थ्योरम आप अप्लाई करोगे अभी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप फटाफट, ये डायग्राम बना लेना। थर्ड पॉइंट लिखना, अब एक चीज बताओ, तीसरा दूसरी बात आप समझे, यहाँ पे इस पे कितना चार्ज होगा इनसाइड पे, किसी कंडक्टर के इनसाइड पे कितना चार्ज होगा। मतलब मैं अगर यहाँ पे क्यू चार्ज ले जाके रख दूं, इसका एक कंडीशन है, ये भाग के चला जाएगा कहाँ, आउटर सरफेस पे, ये इंटर पोर्शंस पे रहता ही नहीं, तो कोई भी चार्ज। अब ये बात कैसे प्रूफ आपने करी, तो यहाँ पे देखो थर्ड बात में हमने कहा कि इंटीरियर पोर्शन, थर्ड लिख लेना, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तीसरा पॉइंट लिख लेना, मैं लिख ही दे रहा हूं, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज विल बी 0, चार्ज विल बी 0। अब कैसे आप प्रूफ करो इसको चार्ज 0 है, आपको पता है कि अगर मान लो ये सरफेस है, इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 0, कंडक्टर है इनसाइड में 0 है, तो आपको पता है गाउसियन सरफेस में क्या बोला, ई डॉट डी ए इंटर सरफेस में आप किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, और E अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो चार्ज कितना हो गया, इनसाइड पे चार्ज आपका हो गया 0। यही बात आपको प्रूफ करके बतानी है, और इनसाइड में जब पूछेगा कि इनसाइड कितना होता है तो 0, क्यों, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है नेट 0। इसीलिए हम बताते हैं अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा जाएगा तो सब उसके सरफेस पे जाता है। और आपको याद है तो मैंने बताया था लॉ ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन में आपको समझाया था ना, इंड्यूस्ड करना है किसी चार्ज पार्टिकल को विदाउट टचिंग, उसके ऊपर में चार्ज लेके आना है, इधर पॉजिटिव और निगेटिव,
तो चार्ज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा मेटल उसके पास लेके आते हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिव आउटर सरफेस पे चला जाता है, आउटर सरफेस को क्या करते हैं अर्थिंग, अर्थिंग कर दोगे पॉजिटिव सरफेस, पॉजिटिव चार्ज किसमें चला जाएगा अर्थ में, फिर अर्थ को कटिंग कर दो इधर से हटा दो, तो वो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और एक को पॉजिटिव करना है एक को नेगेटिव करना है, तो दो मेटल ब्लॉक्स लेके जाते थे, अगर आपको याद है हमने कहा दो ब्लॉक्स को टच करो, यहाँ पास में ले जाओ, टच नहीं करना है, तो विदाउट इंडक्शन से। अब यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव सेल लेके जा रहे हो तो इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज जो सरफेस पे होगा इस साइड में चला जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाना, ठीक है। अभी मैं इसको रबिंग और टचिंग नहीं कर रहा हूँ, इस पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा, यही हुआ। अब इन दोनों को कंबाइन करो, अगर टच करा रहे हो इन दोनों सरफेस को, इन दोनों को हमने क्या किया टचिंग कराया, तो इसके सेम फिनोमेना यही है, सारा नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, सारा पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जैसे आपने किया इन दोनों को सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दोगे तो ये वाला चार्ज पार्टिकल देखो इसके ऊपर में क्या आ जाएगा, सारे के सारे पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाना, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बातें आपको क्लियर है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखना अगला, the electrostatics, in electrostatics, अच्छा इसको लिख लो कौन सा, inside the conductor, अच्छा inside the conductor the charge will be 0, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज होता ही नहीं, चार्ज 0 के बराबर होगा। अगला लिखना, इसको नोट कर लो फिर नेक्स्ट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, in electrostatics the potential is a constant throughout the volume, in electrostatics अभी ये लिखा भी होगा पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम, ये बात आपने लिखा है, लेकिन इसका एप्लीकेशंस क्या है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या वर्क डन होगा, मुझे एक बॉडी को एक को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करना, वर्क डन क्या होगा, पर यूनिट चार्ज पे आपको फ्लो कराना है तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तभी तो वर्क डन प्रोड्यूस होगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन वर्क डन, आपका पोटेंशियल क्या निकलता है डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही तो होता है क्यू, ठीक है। अगर हमने कहा कि पोटेंशियल कांस्टेंट, अच्छा अब लिख लो फिर दिखाता हूँ, पहले लिख लो नोट कर लो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम इन कंडक्टर, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और अगर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर में थ्रू आउट में पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, तो ये बात समझो, हमने कहा कि अगर थ्रू आउट द वॉल्यूम पे आपको कंडक्टर पे पोटेंशियल हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट है, तो आप बताओ मुझे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल्स टू, तो आप क्या लिखते हो कि किसी भी वर्क डन निकालोगे तो पोटेंशियल कितना होता है डेल्टा वी, अगर हम निकाल रहे हैं तो हमने कहा कि जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो अगर मुझे वर्क डन लिखना है तो मैं लिखूंगा Q इंटू डी वी, और डेल्टा वी क्या है चेंज इन पोटेंशियल, और हम कह रहे हैं अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिखोगे चेंज इन पोटेंशियल का मतलब V2 माइनस V1, ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा, और V1 बराबर किसके है V2, अगर कंडक्टर है तो V1 किसके बराबर है V2 के, अगर दोनों इक्वल होंगे तो इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 0, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं जनरेट ही नहीं होना, 0 होना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो Q इंटू 0 इक्वल्स टू आपका क्या हो गया वर्क डन, हमने यहाँ वर्क डन निकाला कितना आ गया 0, तो वर्क डन भी कितना 0 होगा, किसी कंडक्टर के इन साइड पे वर्क डन कितना होना है 0, तो ये बात आप लिख लो। अगला पॉइंट है नोट कर लो इसको फिर लिखा,
ये सबका नोट हो गया। धीरे धीरे इसी बात को समझना। लिख लो अगला पॉइंट भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब बताओ मेन, अब बात ही यहीं से कैपेसिटर के स्टार्ट करते हैं। देखो इतनी बातें अगर मुझे समझ में आई, वर्क डन हमको 0 हो जाएगा, ये सब बातें किसके लिए, कंडक्टर के लिए। और कैपेसिटर बनाने के लिए हमको चाहिए क्या, कंडक्टर। अब क्या है, डिवाइस है, बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इसके बाद ही बैटरी वाला चैप्टर है। जैसे हमको पढ़ना होता है पहले कौन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कैपेसिटर आप पहले पढ़ते हो क्योंकि पोटेंशियल या वोल्टेज से रिलेटेड है, इसलिए कैपेसिटर पहले खत्म कर ले रहे हैं, फिर बाद में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन चार्ज का फ्लो वहीं पे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो हमने कहा कि अगर मुझे किसी सरफेस पे, लिख लेना, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द सरफेस ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है, इस पे कितना आएगा, ई की वैल्यू आप निकालो, बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। इनसाइड तो 0 हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो आपने बताया, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो ये कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए, ये क्लोज सरफेस है, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का मतलब आप लिखते हो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एरिया की बात कर रहे हैं। और कितना होगा, गाउसियन सरफेस ने बताया कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स यहाँ पे आपने लिखा। अगर इसको इक्वेट कर रहे हो ई की वैल्यू को, हम क्या लिखते हैं, क्यू बाई, ये डी ए इधर जाएगा, ये ए हो जाएगा, ई डॉट ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यही रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है कि ई इक्वल टू, चलो यही लिख रहा हूँ, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, और क्यू बाई ए क्या होगा, आप जानते हो क्यू बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई इक्वल टू आपको मिल गया कितना, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, और हमको पता है कि क्यू बाई ए हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा से आपने रख दिया, कि ये हो गया हमारा क्या, तो मैं किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना है किसी कंडक्टर पे, तो कितना हो जाएगा, क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या है, वेयर, लिख लेना, वेयर ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा फ्री स्पेस परमिटिविटी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं डेंसिटी इंक्रीज करूं तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मीडियम को आपको क्या बताना है कि अगर मीडियम की कंडक्टिविटी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बताना। अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मीडियम आप इसके अंदर मीडियम रखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, के टाइम्स। फोर्स भी आपने देखा था, फोर्स कितना टाइम रिड्यूस हो रहा था, के टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितने टाइम से रिड्यूस हो जाएगी, जितना कंडक्टिव मटेरियल होगा उस टाइम से आपको रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे लेकिन कैपेसिटेंस पे अलग फर्क पड़ता है, तो क्या है कैपेसिटर, अब मेन उसी कहानी पे आते हैं कि उससे पहले लिख लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, एक टर्म्स है केवल बस। शील्डिंग का मतलब क्या होता है, शील्ड का मतलब एक दीवार बना देना ना, सुरक्षा कवच। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, जैसे देखो आप अगर देखोगे तो आप एक रेज है जिसको आप रीजन बताते हो, यहाँ पे अगर अर्थ है तो अर्थ के साथ में इसमें गौरमम सन भी आता है ना, तो इसे रेज बनाया, सन भी एप्पल नुमा ऐसे बनाता, तो इसकी फील्ड को इंटेंसिटी को क्रॉस नहीं कर पाता, वो प्रोटेक्टिव अर्थ है, तो शील्ड वो है। तो यहाँ पे शील्डिंग हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शील्डिंग का मतलब क्या होगा, लिख लेना। अगला सब हेडिंग लिखना इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। टर्म है, क्या है, टर्म्स लिख लेना एक बार, कई बार ऐसा एक लाइन का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा, देखो अगर आपने कोई चार्ज पार्टिकल रखा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमने प्लस चार्ज रखा, कोई पॉजिटिव चार्ज रखो या नेगेटिव चार्ज रखो, तो आप देखोगे इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाले डायरेक्शंस पे, इस पे। अगर ये नेगेटिव है तो इस रीजन पे क्या है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के आएगी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके अपोजिट में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये ए टू बी इस मटेरियल पे एक सील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये रीजन क्या कहलाएगा, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। अब आपने सील्ड प्रोड्यूस किया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आ जाएगा, तो आप लिखना इसमें लाइन, एक लाइन लिख लेना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग सील्डिंग और स्क्रीनिंग, ऐसा दूसरा नाम है स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग और स्क्रीनिंग इज द फिनोमेना of protecting of certain area. Electrostatic shielding or screening is the phenomena to protecting a region of space, from the external electric field, is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। घटना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग कहलाएगी। इस पे आप ध्यान से रखना। देखो अब यहाँ पे आपको समझना है कि कैपेसिटर क्या होता है, किसी को पता है? देखो एक तो कैपेसिटेंस है और बैटरी का भी काम है, इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर द एनर्जी, विच इज यूज टू स्टोर द एनर्जी। पर इसमें और बैटरी में क्या डिफरेंसेस है? बैटरी में देखो, बैटरी में आप स्टोर करके रीयूज कर सकते हो ना, इसमें रीयूज नहीं होता। ये सेकंड केवल प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, समझना। जैसे आप देखो फैन में लगा है ना, फैन में आप कंडेंसर लगाए हो, तो कंडेंसर क्या है, एक तरह का कैपेसिटर है, कैपेसिटर के जैसा ही बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर का काम होता है कि जैसे जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो जैसे प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये डिवाइस इस तरह से है, जैसे समझना इस बात को। मैंने कहा इसका काम क्या है, मान लो जैसे आप कैमरा, मैं बार बार बोलता हूँ, कैमरा आपने देखा है फ्लैश वाले कैमरे में आप सोचो कितना, जितना ज़्यादा प्रकाश देता है, एक बार में करीब 1000 वोट 100 वाट का आपको फ्लक्स देता है ना, पूरी लाइट प्रोड्यूस करता है उसमें। तो वो इतनी एनर्जी, इतनी लाइट कहाँ से हो जाएगा, किससे प्रोड्यूस कर पाएगा, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे लिए, क्योंकि वो क्या करता है कंडेंसर में, मतलब उसके भी अंदर में यही क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर लगाया है, तो वो क्या करेगा, स्टोर करता है एनर्जी को। अब एनर्जी स्टोर करेगा, तो जब आप रीयूज करने के लिए आप उसको फ्लश करते हो, तो वो चक से आवाज़ आती है ना, फ्लश करता है, दोबारा तुरंत नहीं होता। आप क्यों जानते हो? क्योंकि देखो आपने काम किससे करवाया, बहुत छोटे छोटे मटेरियल से, बहुत छोटी छोटी बैटरी थी, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि 100 वाट आपको जला पाओ। अगर 100 वाट का बल्ब लगा दोगे तो वो जलेगा ही नहीं उससे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं। लेकिन फिर भी क्या करना है, उस साइकिल को मेंटेन करना, उसमें धीरे धीरे, जैसे एक बकेट है, आप समझो बेसिकली काम है। अगर इसमें पानी आप इधर से डाल रहे हो, पाइप आप फ्लो करा रहे हो, वाटर मुझे फ्लो करना है, मान लो इस रास्ते से पानी आ रहा है इधर से, और ये आपको छोटा सा ऐसे आपने बनाया कि डिस्ट्रैक्शन है। अब इस पर पानी आया, इसमें इकट्ठा होगा धीरे धीरे, जब ये लेवल अप होगा तभी आगे फ्लो करेगा, पास करेगा तभी आगे फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो रुक जाएगा। जब तक ये भरेगा नहीं तब तक फ्लो नहीं करेगा। अब इसका दूसरा रीयूज क्या है, जैसे मान लो फैन है, चल रहा है, बंद है, अचानक से लाइट आई, आपने बंद किया तो चली गई तुरंत, तो अचानक से क्या है, इसको टर्बुलेंस देना पड़ेगा ना, टर्बुलेंस, ताकि वो रोटेशन स्टार्ट हो। अब ये रोटेशन स्टार्ट कब करेगा, जैसे फैन रखा है तो रोटेशन, अब ऐसे अचानक से लाइट चली गई, अचानक से आएगा तो खराब हो जाएगा ना, मतलब कंपोनेंट है
अब कितने भी बहुत महंगे महंगे कंपोनेंट बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाए, तो हम चाहते हैं इसको बहुत रीयूज आसानी से हो, मतलब इसका सप्लाई अगर मैं इसको जिस तरह से जनरेशन होगा बहुत आराम से स्टार्ट करें, तो इसके लिए कैपेसिटर लगा के रखते हैं कंडेंसर की तरह। हमारे पास उसमें क्या है, एनर्जी स्टोर पड़ी रहती है। जैसे फ्लो होगा सेम फिनोमिना, पहले वो स्टोर करेगा तो पास करेगा, एक छोटा सा हल्का हल्का फ्लो पास करता है, तब जाके वो रोटेशन स्टार्ट करेगा धीरे धीरे धीरे। जैसे मान लो आप दो तरीका है, तो आप बैठे हो, कोई आए आपको बोले आपका हाथ पकड़ के धीरे से लेके जाए ना, एक आराम से उठा के लेके जा रहा है आपको, तो आराम से आप चले जाओगे। कोई आए पीछे से धक्का देके खींच ले ऐसे अचानक से, तो जब आप इसको नहीं लगा रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो, आप उस कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक डिवाइस को आप डायरेक्टली स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये काम क्या करता है, स्टोर करेगा एनर्जी, बेसिकली इसका काम ही है। और स्टोरिंग कैसे है, ये फ्लो है, बाद में खत्म हो जाएगा अपने आप, इसका फिर खत्म हो जाएगा। जैसे ही लाइट चली जाएगी थोड़ी देर बाद इसके अंदर में कुछ नहीं रहता, इसके अंदर में करंट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि स्टोर करके एनर्जी यहाँ पे रखें फिर से रीयूज कर लो। बैटरी में करते हैं ऐसा, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी नहीं होती बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने की, ये केवल प्रोवाइड करेगा एक फिनोमेना को दूसरे से, जिसे फ्लो करते हो रोक लेता है बीच में, तो ताकि सर्कुलेशन बहुत आराम से पास करे, बस इतना ही काम है। तो लिखना कैपेसिटर टाइप लिखना कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस capacitor is a device which store capacitor is a device which store the charge, electric charge or energy electric charge or energy is known as capacitance. This phenomena is known as capacitance. इसको कहते हैं, देखो जो स्टोर करता है एनर्जी वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। अब दो बातें हैं, हमने कहा कि चार्ज और इन दोनों पे डिपेंडेंसी कैसी होगी, कैपेसिटर ही पढ़ रहे हो तो इसमें देखना है इस फिनोमेना को समझ। लेट अस अज्यूम करते हैं, हमने कहा कि वोल्टेज है और ये चार्ज है। अब आप बताओ कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे या चार्ज वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ये फिनोमेना देखते हैं, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। पहले क्या आएगा, पहले वोल्टेज प्रोड्यूस होगा या चार्ज आएगा, पहले चार्ज आएगा फिर वोल्टेज आएगा। चार्ज के कारण वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज के कारण चार्ज आ रहा है। वही वाला हाल हो गया ना कि पहले मुर्गी आई पहले अंडा, पहले क्या आया, बता ही नहीं सकते क्या आया, बता सकते हो, पहले मुर्गी आई पहले अंडा। सेम बात में अजम्पशंस यहाँ भी करते हैं। आप मानते हो किसी अजम्पशंस पे, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग या लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ऑर्गेनिज्म कैसे आए, फिर उसके बाद अलग अलग इवोल्यूशंस हुआ नया नया। तो यहाँ पे क्या है, हमने बताया कि जब भी आपको इससे पढ़ते हो तो आप पहले इस बात को समझा करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ध्यान से रखना, ये हमेशा पूरे फिजिक्स में आपको काम आएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो इंडिपेंडेंट होता है, वर्टिकल लाइन क्या होगा, डिपेंडेंट। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट हो गया आपका फंक्शंस का। अब हमने कहा कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो कौन किस पे डिपेंडेंट है ये बताएंगे। हम मान रहे हैं कि जिसके आपका जंक्शन है तो हमेशा ये फिनोमेना आपको लिखा जाता है, हमने लिखा है क्यू अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो क्यू इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हम लिखेंगे कि V जो है वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। आपको पता है ना, हमने कहा कि कैपेसिटर का काम ही, कैपेसिटेंस क्या है कि किसी एनर्जी का स्टोरेज लिखना। हमने यहाँ पे स्टोर करना है एनर्जी, चार्ज के फॉर्म में, चार्ज या एनर्जी के फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हो किसी चीज को। हमने कहा चार्ज का स्टोरेज करोगे, और चार्ज स्टोरेज करेगा तो यही तो पोटेंशियल रिड्यूस करेगा, ये कैपेसिटेंस के लिए लिख रहे हैं, तो यही तो आपने लिखा है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, और ये प्रोपोर्शनलिटी आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है C, जिसको आप क्या कहते हो, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/Q। अब इसमें बात समझना, वेयर लिख लेना, वेयर C कैपेसिटेंस, V क्या है, वोल्टेज, और Q क्या है, चार्ज। समझो, सबकी यूनिट आपको पता है, वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की यूनिट क्या क्या है।
तो यूनिट क्या होगा सी का, सी की यूनिट क्या लिखोगे, सी की यूनिट क्या लिखोगे, 1 वोल्ट, इसमें 1 वोल्ट अपॉन 1 कूलम, जिसको आप क्या कहोगे 1 फैराड। तो क्या यूनिट होती है इसकी, यूनिट होती है क्या फैराड, जिसको आप एफ से डिनोट करते हो। तो आपको 1 फैराड अगर एक्सप्लेन करना है, इफ द 1 वोल्ट, कैसे 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस फॉर द 1 वोल्ट एनर्जी या स्टोर्ड 1 वोल्ट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड 1 फैराड। 1 फैराड एक कितना होता है, बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। फैराड को कभी भी आप इतनी बड़ी यूनिट में नहीं रखोगे, हमेशा आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, इसकी यूनिट है फैराड, एफ से डिनोट करेंगे। तो इसकी स्मॉलर यूनिट है, जिसको स्मॉल यूनिट हम कहते हैं, स्मॉल यूनिट, क्या क्या स्मॉल यूनिट होती है, हम इसको माइक्रो में रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो फैराड का मतलब 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड का मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 फैराड, और पीको फैराड का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 फैराड। ये पी इसी के टर्म्स में दिया रहेगा, ये रिप्रेजेंटेशन आप समझना, इसी के टर्म्स में आपको ये फैराड दिया रहेगा, रिप्रेजेंट करना है। हमने कहा चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, तो आपको बताना है, डिफाइन करो कि किस पे डिपेंड करेगा वोल्टेज और चार्ज का क्या रिलेशन। तो एक बात समझना, यहाँ पे हमने कहा कि किसी का कैपेसिटेंस दिखाना, अब डिफाइन करना व्हाट इज द कैपेसिटेंस। हमने बताया कैपेसिटेंस क्या है, द कैपेसिटी टू स्टोर, कितना किसी मटेरियल का या बॉडी का कैपेसिटी है स्टोर करने के लिए। अब आप बताओ, अगर मेरे पास मटेरियल या बड़ा बनाओगे एरिया, अब धीरे धीरे इस बात पे आते हैं, प्रूफ करेंगे स्फेरिकल और उसमें, तो आपके बाकी इसके फिनोमेना को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ बेसिक बात आपकी, यहाँ से हम बाकी चीज़ें नहीं बता पा रहे। जैसे हमने कहा कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज और चार्ज पे। अगर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा हो तो कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ना चाहिए, बेसिक बात है, स्टोरिंग कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ वोल्टेज की बात है, वोल्टेज भी आप देखोगे किस तरह से जाएगा, किन किन बातों पे, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करना, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, वो दूसरी बातों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। आपको बताएगा यहाँ दिख रहा है किस पे डिपेंडेंस है, ये तो हमने बताया वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, सॉरी वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ये वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस आ रहा है, तो कैपेसिटेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अब आप कह रहे हो सर लिखा तो दोनों पे है, डिपेंड तो करना चाहिए। अभी आएंगे स्फेरिकल, एक एक करके लिखेंगे, पहले इस पे एक क्वेश्चंस लिख लो फिर लिखना। द 5 माइक्रोकूलम चार्ज, अच्छा पहले नोट कर लो। अच्छा आप लोग ऐसे डिफाइन करना जानते हो कि नहीं, यूनिट को डिफाइन करना हो गया, ये बात जानते हो, अलग अलग पे कैसे डिफाइन करोगे। जैसे मैं आपको इसमें बताऊं, 1 फैराड को अगर डिफाइन करने के लिए कई बार देखता है, एक दो लाइन, एक नंबर का क्वेश्चन इसे दे देगा, डिफाइन द 1 फैराड, तो 1 फैराड को क्या डिफाइन करोगे, तो फैराडे आपको पता है कि क्या है, फैराड का मतलब क्या है, ये तो फैराडे ने ढूंढा था इसलिए उन्हीं के नाम पे आपने यूनिट रखा। जैसे कुलाम्स ने चार्ज को ढूंढा तो उनके नाम पे आपने कुलाम्स रखा। अब यहाँ पे होगा क्या, आपको ही पता है, वोल्ट पर कुलम, यही होगा ना। तो 1 वोल्ट अगर आप पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर 1 कूलम चार्ज से, दैट इज कॉल्ड इज कॉल्ड 1 फैराडे। तो आप इसको यही लिखा करो, यहीं से डिफाइन कर दो। अब आप स्टेटमेंट में ऐसे लिखो, द 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस फॉर द 1 वोल्ट एनर्जी या 1 वोल्ट पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। ठीक है, आप डिफाइन करना है इसी को ऐसे। कोई डाउट है यहाँ पे, सिंपल। अब मैं चाहे जो बताऊं, अभी आऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर भी डिफाइन करना होगा, चार्ज वहाँ पे वोल्टेज डिफाइन करना होगा, तो वहाँ भी डेफिनेशन ऐसे लिखना। कहीं भी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि हमको पता है कि ये यूनिट किससे बनी है। हम बताएंगे अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो रहा है 1 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। बेसिक बात है, इस बात को आपको समझो। लिखना अगला क्वेश्चंस लिखना। द 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज स्टोर्ड, the substance produces 20 volt. Find out the capacitance of the substance। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, सिलेंड्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा, कुछ भी, ये कुछ नहीं दिया है। हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कैपेसिटर, सबसे बड़ा कैपेसिटर क्या है, सबसे बड़ा कैपेसिटर अर्थ।
अर्थ से बड़ा कैपेसिटर कुछ नहीं है, ठीक है। 711 माइक्रो मतलब फैरेड इसकी कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा 4 आ रहा है सबका, गुड। तो आपने क्या करा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए आएगा, तो हमने कहा कैपेसिटेंस क्या होगा, V बाई आपको दोनों दिया है, तो आपने लिखा क्या क्या गिवन डेटा है, इसको नोट कर लो पहले। खुशी नोट हो गया आपका? यस सर। इसमें देखो V, आप बताओ इसमें देखना, V हमने कहा कि पोटेंशियल कितना है, आपको दिया है कितना वोल्ट, 20 वोल्ट, और हमको क्या दिया था Q कितना, 5 माइक्रो कूलम, और मुझे क्या निकालना था, हमको कैपेसिटेंस निकालना है, C आपसे पूछा है, तो आपको भी पता है ना कि C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन Q, ये हमने बताया डायरेक्टली। V आपको दिया है कितना, अब इसकी वैल्यू कितना लिखोगे, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हमने कहा कि यहाँ पे 20 वोल्ट है, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6। अब ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा, ये तो 4 हो गया, इंटू 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 फैरेड। ये बहुत हाईएस्ट कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी क्या होता ही नहीं जो आपको देगा मिली वोल्ट में। इतनी कैपेसिटी बनाने के लिए मतलब अर्थ को भी ऊपर छोड़ना। सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी कितना आता है, 711 एग्जैक्टली, इतना वैल्यूड है अर्थ पे, इससे बड़ा कैपेसिटर आप नहीं बना सकते इस धरती पे, यहाँ से इससे बड़ा कैपेसिटर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। बनाना हो बताएंगे, क्योंकि अभी आएंगे अलग अलग डिवाइसेस पे ना, जैसे स्फेरिकल होगा, पैरेलल कैपेसिटर होगा, उनको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना। ये सब पॉइंट में है, पिको फैरेड में सिंपल। अब यहाँ पे किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आप याद रखना। जैसे दिखने में तो यहाँ लग रहा है, पूछता भी है इन विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटेंस, वोल्टेज पे, पोटेंशियल पे, चार्ज पे, इन सब पे डिपेंडेंस नहीं है। अभी बताएंगे किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, लिखना। a capacitor have capacity, a capacitor's capacity, हाँ, a capacitor's capacity is, capacitor's capacity is 3 picofarad, and the charge stored is 10 microcoulomb. Find out the voltage, इस पर डिपेंडेंसी नहीं है तो कैसे निकालें, फाइंड आउट द वोल्टेज। अब ये सब सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाले। लिखना, वहाँ भेज देंगे, लेके आओ बस। आ गया सबका। देखो अब अगर कैपेसिटेंस दिया है तो मुझे वोल्टेज निकालना, V इक्वल्स टू क्या होगा, C इंटू क्यू, आपको यही पता है। तो C इंटू क्यू आपको कितना पता है, यहाँ पे कितना है, C कितना दिया है, C है 3 इंटू 10⁻⁻12 पिको फैरेड है ना, 10⁻⁻2, ये कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁻6, आपने मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 30 इंटू 10⁻⁻18। बहुत छोटी सी बैटरी, सोचो इतना, अगर इतना कैपेसिटर इतना आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो इतना वोल्ट आप प्रोड्यूस कर पाओगे, 30 इंटू 10⁻18, 0.00000 इतना छोटा। तो ये इस पे हालांकि डिपेंडेंसी नहीं है, पर ये क्वेश्चन से कैलकुलेशन करना अगर डेटा दिया है इसलिए करा दिया गया, इनका कोई रिलेशंस नहीं आपस में। सिंपल सी बात आपसे पूछे निकालने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए तो ठीक है। अगला लिखना, नेक्स्ट।
लिखना। अगला क्वेश्चन लिखो। अ चार्ज टू माइक्रोकुलम एंड 3 माइक्रोकुलम स्टोर। देखो यहाँ 2 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे 5 माइक्रोकुलम, ऐसे 3 माइक्रोकुलम है। ऑन द वन सरफेस, ऐसे ऑन द वन सरफेस, चाहे ऐसे बना लो चाहे स्फेरिकल बना लो ऐसे। ऑन द वन सरफेस ऑफ द मटेरियल, then find out how much capacitance the charge 2 microcoulomb and 3 microcoulomb on the surface of the material. Find out how much capacitance can be generated for the 2 mm या 3 mm, अच्छा 2 mm लिखिए, 2 mm distance, 2 mm distance, 2 mm distance, 2 mm distance from the surface, इसको आपको दिया है कि बताना है। आगे लिख लेना, इफ द पोटेंशियल इफ द चार्ज, अच्छा चार्ज दिया पोटेंशियल, ठीक है, फाइंड आउट करो, और कुछ नहीं दिया, कैपेसिटेंस निकालना। अब आप बताओ, सबको पता है V कितना होता है, KQ/R। K पता है हमको 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5 × 10⁻⁻6। और R कितना है, आप लिख लो 2 × 10⁻⁻3। अब इसको पोटेंशियल निकल गया। अब अगर पोटेंशियल चार्ज यहाँ पे करोगे, आप कैंसिल आउट करना इसको, तो कितना हो गया, 45 × 10⁻⁻3, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा 12 में से गया 10⁻⁻6/2। ये हो गया मेरा कितना, पोटेंशियल। इतना वोल्ट आपने प्रोड्यूस किया, तो इसको लिख लो 22.5 × 10⁻⁻6 वोल्ट। ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। अगर आपने वोल्टेज निकाल दिया ये इसमें, ठीक है, और चार्ज कितना है Q आपका, Q है कितना 2 + 3, तो टोटल हो गया 5 माइक्रोकुलम। तो हमको C निकल जाएगा Q/V से। अब Q है 5 माइक्रोकुलम, 5 × 10⁻⁻6, और V हो गया कितना, ऐसे लिख लेना 45/2। मैं ऐसे लिखता हूँ 45/2 × 10⁻⁻6। तो ये 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा बाई 45। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 × 9 तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, आप कैंसिल आउट करोगे, हेलो, किसको भेज दिया हूँ, वो अमित को, फिर से मैं भेज रहा हूँ, ठीक। उल्टा लिख दिया, सॉरी, रिवर्स कर देना कोई भी। V/Q है तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, एक मिनट टेस्ट भेज दें थोड़ा सा बस। ठीक है, तो आप इसको क्या हो जाए, ये 9/2 हो जाएगा। आप रख लेना V कितना आया था आपका 45/2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 5 × 10⁻⁻6। आप कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 45/10, ये हो जाएगा 4.5 वोल्ट। ये एक्चुअल केवल देखो, ये एक्चुअल प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है,
जो चीज़ें मैं केवल ये बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली आपको कैलकुलेशन में फिजिबल नहीं है, ये केवल क्या है, एक कैलकुलेशन है, एनालिसिस आप कर रहे हो बस फॉर्मूला याद रखने के लिए, और इसका कोई फिजिकल मतलब नहीं है कि हमको वोल्टेज या पोटेंशियल इस तरह कैपेसिटेंस का बताना, क्योंकि कैपेसिटेंस इन सब बातों पे मैंने कहा ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, ये प्रोपोर्शनल होते हैं दो क्वांटिटी, उसकी वजह से आपने बताया, तो अलग अलग डिवाइसेस है, तो ठीक है इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दूँगा, आपका कवर अप कर देंगे, आज का थोड़ा लेट भी हो गया था। नोट करना अगली क्लास में सारे, अब अगला इसको एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है, ये ताकि फैराडे हमको यूनिट पता होना चाहिए क्या है कैपेसिटेंस की, और वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, और कैपेसिटी कितनी होगी डिस्टेंस पे, इन सब का वोल्टेज वगैरह का, इन्हीं सब का रिलेशंस है। अब आगे डिराइव करेंगे फॉर्मूला, जिसको केमिस्ट्री का टेस्ट देना है, आप लोग अगर देना चाहते हो तो मैं मंगा देता हूँ, दे दो, अदरवाइज बाकी लोगों का आपको कर सकता हूँ।